सोल्व कर रहा है। मैं तुमको कहूंगा तो तुम तो चुप ही बैठे रहते हो ज्यादातर। मैं ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो थिंकिंग एबिलिटी किसकी बढ़ेगी, तुम्हारी या मेरी? तुम्हारी कब बढ़ेगी? जब हम बोलेंगे, जब हम साथ में सोल्व करेंगे। तुम बोलोगे या घर जाके खुद से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करोगे, है ना? जब मैंने 3 या 4 क्वेश्चन तुम्हें दिए उसमें से तुमने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया, कल छुट्टी थी, एक भी क्वेश्चन का टाइम नहीं मिला होगा। एक क्वेश्चन का तो टाइम मिल सकता है ना, एग्जाम थे तो एक क्वेश्चन का भी टाइम नहीं मिला तुम्हें फिजिक्स का, कैसे चलेगा बच्चों? खुद बात करो, अब खुद सोचो। 15 न्यूमेरिकल मैं क्लास में करा दूं, दो दिन में करा रहा हूं मान लो, लेकिन वो सिर्फ 15 के 15 ही है, उसके बाद तुम एक भी खुद से ट्राई नहीं कर रहे, तो कैसे समझ में आएंगी चीजें? होमवर्क ही नहीं करके आओगे तो कैसे चलेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरे जेई का क्वेश्चन रोज सोल्व करवा दूं तुम्हें 4-5 दिन, तो वो तो मेरी मेहनत होगी। तुम क्या करोगे फिर? सिर्फ देखोगे मीटिंग में आकर सर ये सोल्व कर रहे हैं, सर ने बता दिया सर ये कैसे सोल्व होना है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होना है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होना है। यही अप्रोच रखोगे तो जेई कभी क्लियर हो ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि जेई में वो क्वेश्चन आने ही नहीं जो मैं करा रहा हूं। वो उनके कंसेप्ट यूज होंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता तो कोई भी कर लेता जेई। समझ रहे हो बात को? इनके कंसेप्ट्स को यूज करके जेई करना है हमने, इनके कंसेप्ट्स को यूज करके। फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हें सेम का सेम क्वेश्चन आता हुआ दिख जाएगा। तुम 2 कंसेप्ट पढ़ोगे स्प्रिंग से, 2 कंसेप्ट पढ़ोगे एसएमएम से, एक कंसेप्ट पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, उन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर कैसे करोगे? तुम्हें कंसेप्ट लगाने आने चाहिए तभी होगा कुछ, और वो कंसेप्ट लगाने सब तभी आएंगे जब तुम घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करोगे। और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा तो मैं कह ही नहीं रहा, अभी तो होमवर्क करने के लिए कह रहा हूं बस। मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन ऐसा दिया था मैंने जिसके अंदर 4 पार्ट थे, मैंने कहा था एक ये कर लो सारा सबसे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कहा था। यस सर। ए 5 पार्ट थे उसके, मैंने कहा था सिर्फ यही क्वेश्चन कर लो, इससे तुम्हारा आधे से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही एक क्वेश्चन कर लेते तो भी तुम्हारा सारा बेड़ा पार हो गया था। करो भाई, ट्राई करो क्वेश्चंस, तभी समझ में आएगा। और एक्स्ट्रा मत करो, कम से कम होमवर्क वाले क्वेश्चंस तो करो ट्राई, जो होमवर्क में दिए जाते हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए ही कितने हैं, 4 या 5। अगर मॉड्यूल पूरा देने लग जाऊं, हल्का क्या है वो ऐसा हुआ है कि एग्जाम्पल वाले मॉड्यूल्स में से एग्जाम्पल दिया करो बच्चों को सोल्व करने के लिए। बच्चे से 4 क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, बच्चे से तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कैसे कर पाएगा वो? थोड़ा सा ट्राई मारो, एफर्ट डालो अपने हिसाब से, तभी चीजें होंगी। देखो स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? नो सर। देखो ध्यान से। यस सर। यस सर हो गया। तो आज हम बात करेंगे बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। पिछली बार जो हमने बात की थी वो किसके ऊपर की थी? सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। और किसकी? सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर तो बात कर ली थी, और उसके अंदर भी किसकी बात की थी हमने? सर्किट्स की, ग्रोथ सर्किट की और डीके सर्किट की। इक्वेशन क्या थी उसकी? I इज इक्वल टू ई नोट, या I इज इक्वल टू आई नोट बोलो, E इज इक्वल टू ई नोट ना बोलो तो क्या थी ग्रोथ सर्किट की इक्वेशन? आई नोट तो वेरी गुड, ये तो थी ग्रोथ सर्किट की। अगर डीके की बात करूं तो क्या थी? I is equal to I naught into e की पावर माइनस t e raised to the power minus t ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो कोई बात, अभी नहीं करा। पर किसी को पता है इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है? कोई बात नहीं, हम इसी में कर लेंगे आगे। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखो अभी तक सेल्फ इंडक्शन था, सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ना था। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज था बच्चों, बताओ? खुद ही की कोयल में क्या हो जाना? ईएमएफ का जनरेट हो जाना, है ना? एक ही कोयल थी, उसी के अंदर करंट का चेंज आ रहा था जिसके कारण ईएमएफ चेंज हो रहा था, और उसी के अंदर फिर से क्या इंड्यूस हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जो उसके चेंज फ्लक्स के चेंज को क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा, राइट? ये तो सर थी सेम कोयल की बात। किसकी बात थी सर? सेम कोयल की बात। तो अगर क्या हो सर,
करंट एक कोयल में चेंज हो लेकिन इंड्यूस किस में हो, ईएमएफ दूसरी कोयल में, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों का बराबरी का काम हुआ, मतलब अब दोनों ने मिलकर एक काम, दोनों पास पास थे, एक के अंदर करंट का चेंज होने पर दूसरे के अंदर इंड्यूस हुआ ईएमएफ, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अगर उसी के कोयल के अंदर इंड्यूस हुआ तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, लेकिन दूसरे वाले के अंदर इंड्यूस हुआ तो उसको क्या बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्शन। किसी को कोई दिक्कत इसमें, पढ़ भी लो, देखो म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द कौन सा कोयल, सेकेंडरी कोयल, ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कोयल, फर्स्ट कोयल, सेकेंडरी मतलब सेकंड कोयल, जिसके कारण अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनना, हमें पता है सर ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स किसके कारण चेंज हो सकता है, करंट के चेंज के कारण, करंट, राइट। अगर अब मैं तुमसे बोलता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर अब मैं तुमसे बोलता हूँ ये तुम्हारे पास एक कोयल है, अभी इसको सोलेनोइड के केस में ले लो या ऐसे ही ले लो, अब ये कोयल कैसे रखूं मैं, ऐसे रखी है सपोज, समझ में आ रही है ना, वर्टिकल प्लेन में रखी है। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये दो कोयल हैं बच्चे, इसके अंदर क्या पास कर रहा हूं मैं, करंट पास किया सर मैंने, इसके अंदर मैंने पास किया करंट पास किया, और यहाँ पे करंट पास हुआ तो इसके अंदर से क्या निकलेंगी सर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, निकलेंगी या नहीं निकलेंगी बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड किसमें से पास होंगी सर, सेकेंडरी वाली से, ये प्राइमरी है और वो क्या है, सेकेंडरी। तो सर इसके अंदर से करंट निकले, करंट मिलेगा तो करंट के थ्रू क्या पास, करंट से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी सर, पास होंगी सर। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास हो जाएंगी बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास हो जाएंगी उसके बाद सेकंड वाली से भी पास हो रही होंगी, सिंपल सी बात है। अगर अब करंट की वैल्यू को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई पहले ज्यादा करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड भी अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक करंट कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले सपोज कर लो करंट था कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड कोयल से पास हो रही हैं, लेकिन अब जैसा करंट है उसके अंदर कितनी हो जाए, 4 की जगह, सपोज करो 4 की जगह कितनी हो जाए, 3 हो जाए, कितनी हो जाए, 3 हो जाए सिर्फ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी है या घट गई, घट गई। कौन सी कोयल से घटी है, अभी जिसकी बात घटी तो चाहे दोनों में हो, हमने सेकेंडरी कोयल की बात कर रही है, हम सेकेंडरी कोयल से बात कर रहे हैं। तो देखो सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स का चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ सर, हुआ तो दोनों में। भाई मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो हो सकता है प्राइमरी में भी घट जाए। अगर प्राइमरी में ही घटा है तो उस फिनोमिना को, और उसके कारण सेल्फ इंडक्शन हुआ है तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसको क्या बोलूंगा, जो हुआ ये म्यूचुअल इंडक्शन। सर किसमें हुआ है, पहली बात तो सेकेंडरी में। सर सेकेंडरी में क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर क्या चेंज हुआ है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी कारण उसमें क्या जनरेट हुआ है, ईएमएफ। या अगर क्लोज सर्किट है तो क्या भी बन सकता है, करंट। समझ में आ रहा है। तो सेकेंडरी में तो फ्लक्स किस में चेंज हुआ है, सेकेंडरी में, तो उसी का ही फ्लक्स देखूंगा, पूरे फिनोमिना में किसका फ्लक्स देखूंगा, सेकेंडरी का। तो फ्लक्स किस में चेंज हुआ सर, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है सर, प्राइमरी, अमाउंट ऑफ करंट प्राइमरी में, है ना। अगर जितना ज्यादा करंट निकलेगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा ना। अगर करंट ज्यादा तो फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। और ये करंट किसका है सर, सेकेंडरी में तो करंट जोड़ ही नहीं रहा था पहले, तो किसमें जोड़ रहा था, प्राइमरी में। फ्लक्स थ्रू सेकेंड वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट थ्रू फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सर सेकेंड फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी के करंट पे। चलो तो अब ध्यान से देखना,
वहां पर भी यही करते थे सर, वहां पर सिंपल फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही कोयल थी, याद है ना सबको, सेल्फ इंडक्टेंस में। और यहाँ पर Yes, sir. प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या लिख देते थे सर, वहां पर प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या लिख देते थे, हम दूसरी जगह बना क्या हेलो L. प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या लिख देते थे बच्चों, हेलो एल एल लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, अभी बताते हैं। ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी थी, इसके अंदर करंट चेंज था, इसके अंदर क्या चेंज था, फ्लक्स। तो फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन वहां पर लिखते थे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई को हटा के एल को प्रोपोर्शनल हटा के एल लिख देते थे, ये होता था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल दो। यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पर दो कोयल्स हैं इसलिए नाम देना पड़ेगा। फ्लक्स सेकेंडरी का था इसलिए सेकेंडरी, करंट प्राइमरी का था इसलिए 1 लिख दिया। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल हटा के एक कोफिशिएंट आएगा, उसको m से लिख दूंगा बस, और इस m को क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ कौन सा इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। सब कुछ सेम है। अभी भी इलेक्ट्रिक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस या मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी। तो डी बाय डी टी ऑफ फाई की जगह क्या लिख दूं, MI1. तो ईएमएफ की हुआ किसमें इंड्यूस है वैसे, सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में लिखूं। एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम डी आई 1 बाय डी टी। किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। क्लियर है सबको, एम Yes, sir. E2 इज इक्वल टू एम Yes, sir. डी आई 1 बाय डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ हुआ, कौन सी कोयल में, प्राइमरी कोयल में, कौन सी में, प्राइमरी प्राइमरी में हुआ है, Secondary नहीं होगा. हुआ ये। सेकेंडरी में हुआ है, किस में हुआ है, सेकेंडरी में। प्राइमरी में तो क्या चेंज हुआ है सर, Current. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ वही जैसे वहां पर करते थे, एल फाई के इक्वल कब आएगा, जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, 1। ऐसे ही फाई एल इक्वल कब आएगा, जब क्या हो जाए आई की वैल्यू 1। तो ये वही डिफाइन किया था जैसे पहले किया था। देखो यही इक्वेशन हमने लगाई हुई है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया था इसलिए माइनस नहीं लगाया, इन्होंने माइनस तभी लगाया क्योंकि इन्होंने मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर वैसे E2 क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ना, याद हो तो सबको, लेंजेस तो माइनस के, तो वो माइनस यहाँ पर लगा दो, मैग्नीट्यूड नहीं लिया तो डन है। मैंने जिसकी बात करी है वो मैग्नीट्यूड। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यही फिनोमिना होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब जैसे वहां पर भी हमने सोलेनोइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड किया था, याद हो तो, आज थोड़ी बहुत आ रही थी बच्चे बीच में, अब तो नहीं आ रही, अब तो तुम्हारा माइक ऑफ है वैसे भी। वहां पर भी हमने सोलेनोइड के केस में फाइंड किया था सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, याद हो तो तुम लोगों को, यस सर। क्या वैल्यू थी इसकी, किसी को याद है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n into n n स्क्वायर a बाय L। या दूसरा लिखते हो तो क्या आता था, Mu naught naught n स्क्वायर a इनटू l, यही था ना, याद है ना सबको। सेम सर यहाँ पर भी करेंगे सर, पर वहां पर सिर्फ एक सोलेनोइड था, यहाँ पर दो होंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो के बारे में ही बात करें। तो ये हो गया प्राइमरी, इसके अंदर करंट दौड़ाएंगे। अब ये हो गया सेकेंडरी, इसके अंदर चेंज की बात करेंगे। तो फ्लक्स किसका लूंगा सर, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, सेकेंडरी का। सेकेंडरी का। तो यहाँ पर अगर मैं देखो स्पेस बचेगा क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, देखो। तो अब फ्लक्स लूंगा सेकेंडरी का, ठीक है सर। साथ साथ देखते हैं ना, एरिया सबका दोनों का ए है, लेंथ दोनों की एल है, φ2। तो φ2 केस कैसे होगा सर, अगर फ्लक्स सेकंड का है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जा रहा है, बी इंटू में थीटा 0 होगा। मैं सोलेनोइड के केस में हर बार बताते हैं हम, याद है ना सबको, फील्ड और इसलिए थीटा नहीं लिखा मैं, बी ए थीटा 0 है वही, रिमेम्बर थीटा
ठीक है। बी फाई टू क्या हो गया, बी ए। अब ध्यान से देख लो, बी हो गया, ए हो गया, फ्लक्स सेकंड का है तो एरिया भी किसका होगा, सेकंड का। अब ध्यान से देखेंगे, फाई टू तो फाई टू लिख दिया, एरिया बाद में लिख दूंगा, एरिया तो दोनों का ए ही गिवन है, तो अभी भी क्या लिख दूं, दोनों को ए ही लिख दिया, ए टू की जगह, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो किसकी वजह से बन रहा होगा, प्राइमरी फर्स्ट की वजह से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना सर, फर्स्ट में तो ऐसा करंट दौड़ ही नहीं रहा ना, सेकंड में तो प्राइमरी की वजह से। प्राइमरी कैसा फिगर है, सोलेनोइड, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अगर उसमें बात करूं तो कैपिटल N बाय एल। इंटू आई, यही हो जाएगा क्या, यस सर। बोलो हाँ या Yes, sir. यस ठीक सर। ये बी जो आया वो किसकी वजह से आया, प्राइमरी की वजह से, प्राइमरी की वजह से। क्योंकि सेकेंडरी में तो आ ही नहीं सकता। फ्लक्स चेंज समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट, नो सर। No, sir. ये तो फ्लक्स चेंज हुआ सर किसका, सेकेंडरी का। अगर सेकेंडरी में एक नंबर ऑफ टर्न होती सर, ये इस एन से कंफ्यूज ना होना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में आया हुआ है। अब ये टोटल फ्लक्स आया किसका, सेकेंडरी का, जब एक टर्न हो। ऐसे ही सेकेंडरी में एन टर्न हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एन से। एन से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाई टू का, म्यू नॉट म्यू नॉट स्क्वायर आई आई A2 बाई एल। अब मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ लेंथ को, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस से, स्मॉल एल लिख रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नो No, sir. ठीक है। अब देखो फाई टू आ गया, लेकिन मेरे को निकाल, हाँ कोई डाउट, नो सर। सर। फाई टू तो आ गया, मेरे को निकालना तो क्या है लेकिन सर, ईएमएफ या म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, अभी पढ़ के आया हूँ। एम और फाई टू में क्या रिलेशन है, एम इज इक्वल टू, या फाई टू इज फाई टू I1 था, फाई टू इज इक्वल टू एम I1, फाई टू की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई A2 बाय एल। ये I1 ही आएगा क्योंकि करंट फर्स्ट की वजह से ही है, और तो है ही, इंटू एम I1 से I1 कट गया, तो एम का फॉर्मूला देखना क्या बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर A2 बाय एल। E2 by L. किसी को कोई डाउट है क्या, नो सर। No, sir. क्लियर है सबको, पक्का। N2 कहाँ से आया, N2 कहाँ, N2 तो है ही नहीं कहीं। एन स्क्वायर मतलब, सॉरी एन स्क्वायर। देखो ये जो पूरा फ्लक्स था, ये पूरा फ्लक्स इसकी वजह से आया था, फाई टू आया, फाई टू का फ्लक्स था टोटल सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स, ये तो आया था एक टर्न के लिए। अगर एन टर्न जो, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, एन से। एन से, तो ये एन और ये एन मिलकर क्या हो जाएगा, एन का। ओके सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या, नो सर। एम की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर A2 बाय एल। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ध्यान से सुनो, ये तो नॉर्मल केस था। अब इसी को करें सर, अगर मान लो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स होती 1 N1, तो यहाँ पर लिखता है N1, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होती 2, तो यहाँ पर क्या लिखता है N2। तो यहाँ पर n स्क्वायर की जगह क्या आ जाता, N2 N1 A2 बाय। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्यों बताया पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जैक्ट एल का था ना, कैपिटल एल का, सेल्फ इंडक्टेंस में यही फॉर्मूला है ना। बट अब एन की जगह अगर N1 N2 लिख दो, तो यही फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एम का, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ऐसे ही तुम सर वहां पर क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, यहाँ पर एम के लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, N1 N1 इंटू N2 ए इंटू, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है क्या आप सबको,
Yes, sir. Yes. Yes. इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, ये हटा दिया क्योंकि ये लिखा हुआ है सब, देखो सेम टू सेम सब कुछ वही आ गया। क्या वही देखो आंसर, म्यू नॉट n1 n2 a इंटू एल, और दूसरा फॉर्मूला हम लिख देते हैं वैसे, म्यू नॉट n1 n2 a, क्या करूं अब, Upon Divided by L. अपॉन एल। क्लियर है क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी लेकिन यहाँ पर याद रखना ये तब ही है जब दोनों का एरिया क्या है, इक्वल, दोनों की लेंथ भी क्या है, Same. Equal. लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की अलग है, n1 इज नॉट इक्वल टू। And डन है, चलें आगे। then, Yes, sir. sir. अब ध्यान से देखना भाई, सिंपल सी बात है सर, फ्लक्स मैक्सिमम, देखो एक बात देखो, ये मेरी कोयल थी एक जो मैंने दिखाई थी, तुम्हें पीछे ही दिखा देते हैं, पीछे ही किया था ना, ये देखो ये कोयल थी, एक ये कोयल थी, एक ये कोयल थी, ऐसे ही जा रही थी सर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसी जा रही थी ना पास होते हुए। Yes, sir. अगर मान लो कि सर, अगर मान लो कि ये हो, एक तो मेरी ऐसी की जैसे पहले पढ़ी हो वैसी पढ़ी हो, दूसरी ऐसे पढ़ी हो हॉरिजॉन्टल, एक ऐसे वर्टिकल पड़ी है, एक हॉरिजॉन्टल पड़ी है। अब इससे तो सर करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, क्या सेकंड वाले से पास होंगी या नहीं होंगी? No, sir. बताओ, सोचो थोड़ा, क्या पास होंगी या नहीं होंगी? Sir. क्यों नहीं होंगी सर? फ्लक्स का केस पता है ना तुम सबको सर, फ्लक्स ये वही एग्जांपल हो गया जैसे बच्चे, जैसे हमारा घड़े वाला एग्जांपल था कि बारिश ऊपर से आ रही है लेकिन घड़े का मुंह इधर है, तो क्या अब एक भी घड़े से पास होगी क्या बारिश की बूंद? No, Sir. थोड़ा sir. सा भी घड़े से नहीं होगी ना सर। No, तो उस sir. केस में फ्लक्स चेंज ही जीरो हो जाएगा, तो क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ? No, sir. याद रखना इस बात। अब इसका शॉर्टकट तरीका भी है एक, अगर दिमाग में रखना चाहो तो, जिसको एंगल वाली बात समझ नहीं आती, वो ये समझ लेना, जब ये दोनों देखो अब आपस में दोनों पैरेलल हैं, या जब इसमें से पास कब हो रही है, जब ये दोनों देखो प्लेन दोनों का पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो। Parallel. Parallel होंगे, yes, sir. कैसी बात है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर होता तो ऐसे होता ना, एक ऐसे होए दूसरा ऐसे हो। इस केस में तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा सेकेंडरी में से, तो जीरो, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो, जीरो। ऐसे Zero. ये प्लेन कैसा है, Perpendicular. परपेंडिकुलर, इस केस में भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो। तो फ्लक्स पास कब हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स पास कब हो रहा है, जब Parallel. पैरेलल, और जीरो कब हो रहा है, जब दोनों कैसे हैं, Perpendicular. Perpendicular. बीच में तो कुछ भी हो सकता है सर, वो ना मैक्सिमम होगा वो ना जीरो होगा, कोई कोई फाइनाइट वैल्यू, जब ना एंगल जीरो है ना एंगल 90 डिग्री है। अभी चेक कर लेते हैं तुमको कितना समय आया, देखो इस केस में बताना मेरे को आंसर। दो सर्कुलर कोयल्स हैं, तीन सिचुएशन दे रखी है, बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से में मैक्सिमम होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? First. सबको समझ में आ रही है ना, क्योंकि दोनों कैसे पड़े हैं, Parallel. दोनों का प्लेन, Parallel. दोनों, बाकी दोनों केस में तो जीरो आंसर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट में प्लेन कैसा है दोनों का, पैरेलल है, तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगी, मैक्सिमम। अब मैंने फ्लक्स लिंकेज का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी, तो याद रख लेना ये फ्लक्स लिंकेज क्या के लिए, मैक्सिमम के लिए प्लेन क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल। और जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगी फ्लक्स लिंकेज, Zero. जीरो ही हो जाएगी ना, और इनके बीच में कुछ फाइनाइट वैल्यू। डन। Then तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, A. ए। A option. A. देख लो, पढ़ो। The mutual inductance between the coil depends upon their degree of flux linkage, that is the fraction of flux linked with the coil, also with the other coil. Two coils in the arrangement are placed with their planes parallel. Parallel. This is maximum flux linkage. Clear है, planes parallel flux linkage क्या होगी, maximum। Maximum. चलो, अब ऐसे क्वेश्चंस हैं
इनको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सवाल कम आते थे पहले, अभी भी कम ही आते हैं, ज्यादा आते हैं एलआर सर्किट पे और सेल्फ इंडक्टेंस पे भी इतने नहीं आएंगे। एलआर सर्किट को बहुत अच्छे से जो हमने कर चुके हैं, ग्रोथ सर्किट और डीके सर्किट, उस पे ज्यादा आते हैं। और एक टॉपिक होता है एलसी ऑसिलेशन, जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, जो कि संभावना कम रहती है पर है ये जेई के लिए। स्क्वायर लूप दे रखे है बच्चे साइड एल का 1 सेंटीमीटर, जिसके अंदर करंट जा रही है, जिसके अंदर से करंट नहीं जा रही, सॉरी, जिसको हमने रखा हुआ है सर्कुलर लूप में, और उस सर्कुलर लूप में देखो करंट जा रहा है, इन्होंने एरो नहीं दिखाया लेकिन करंट आई लिख रखा है बाहर। तो अगर एक बाहर एक कोयल है जिसके अंदर करंट जा रहा है, अंदर क्या पड़ा है उसके, स्क्वायर लूप पड़ा है, ठीक है। तो तुमको पक्का पता है कि उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा सर, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करनी है तुमको, निकालनी है सर, एम की वैल्यू। सर अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी सर, जैसे मैंने यहाँ पर निकलवाई है ना सर, पहले हमने किसको निकाला था, यहाँ पर φ2 को निकाला था, याद है। उसके बाद m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू m इंटू I1 करके m निकाल लिया था, सेम टू सेम वही सर। यहाँ पर भी पहले क्या निकालेंगे बताओ तुम्हारे हिसाब से, φ2 अब क्या होगा सर, b इंटू एरिया कौन सा लूप, A1 या A2, A1 आएगा। बोलो किसका फ्लक्स निकाल रहे हो, सेकंड का, तो एरिया भी किसका आएगा, सेकंड का ही आएगा। सेकंड का, ऑब्वियसली बात है। तो अब φ2 की वैल्यू खुद सोचो φ2 की वैल्यू कैसे लिखूं, b किसका लिखेंगे सर, b किसमें से, फर्स्ट वाली। अब फर्स्ट कैसा है सर, सर्कुलर लूप है। अब इसने एक चीज बोल रखी, ध्यान से सुनना, ये इसके सेंटर पे पड़ा है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर की वजह से कितनी होती है, 0 सोचो, फॉर्मूला था एक, आर्क वाला फॉर्मूला था जिसमें तुम वैल्यू पुट करते थे सर्कुलर के लिए, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। तो करते थे म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2, अगर रेडियस r दे रखे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2। जिसको याद नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ, ये रिवाइज करना बच्चों, यही तो होती है रिवीजन, इसी से न्यूमेरिकल होंगे फिर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 पाई r इंटू में थीटा लिखते थे ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, सर्कल के लिए थीटा हो जाता है 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2। क्लियर है। तो यही तो कंसेप्ट ऐसे ही यूज होते हैं बच्चे। ये कंसेप्ट पढ़ा कहाँ था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए तो ये स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहोगे टाइम के साथ, तभी चीजें समझ में आने वाली हैं। क्लियर है, चलें आगे। यस सर। तो φ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। तो यहाँ तक तो हो गया सर। अब A2 की जगह क्या लिखूं बताओ, किसका एरिया लिखूं, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। तो φ2 की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल, म्यू नॉट आई L स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन क्या φ2 निकालना है, m निकालना है, m के लिए क्या यूज करूंगा, φ2 इज इक्वल टू m इंटू आई, तो यहाँ पर एक ही है, डाल दो दोनों जगह, कोई बात नहीं। φ2 की जगह क्या लिख दूं, म्यू नॉट I1 L square upon 2r इज इक्वल टू I1। तो I1 से I1 मर गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट L square upon 2r। क्लियर है क्या, Yes sir। म्यू नॉट L स्क्वायर अपॉन 2 आ गई क्या, ये भी वही वैल्यू। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो सब कर लोगे, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। L कितनी पुट कर लोगे, 1 सेंटीमीटर, L 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर कर लेंगे ये तो पुट, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, R की वैल्यू कितनी होगी, 0.25 मीटर।
म्यू नॉट की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कितनी, 4 pi into 4 pi 10 to into 10 की power minus 7. पर ये बताओ मेरे को म्यू नॉट एल स्क्वायर बाय 2r किसको समझ नहीं आया वो मेरे से पूछे। समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन है, अब तुम खुद ट्राई करो ध्यान से, मुझे बताना जिसका हो जाए। हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, पहले तुम बताओ फिगर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को अपनी तरीके से सोल्व कर लो। सबसे पहले इसका फिगर बताओ कैसे चलेगा। क्वेश्चन को पढ़ो। A sided square loop draw करना। एक लार्जर स्क्वायर लूप है, उसके राउंड में एक लूप होगी। उसके अंदर क्या है? स्मॉल स्क्वायर लूप। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया स्क्वायर लूप, वो की रेक्टेंगल बन चुका है अंदर वाला, तो बिल्कुल वो छोटा सा है, दिख रहा है? वो छोटा क्यों बनाया? क्योंकि इसने बोल रखा है कि बाहर वाले की लेंथ कितनी है, कैपिटल स्मॉल बी, और अंदर की स्मॉल ए, और स्मॉल बी जो है वो स्मॉल ए से बहुत 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 क्या है, बड़ा है, बी बड़ा है, तो उसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये लगभग इसके सेंटर पर है। कहाँ है? इसके सेंटर पर। ए तो बहुत छोटा है ना, ए की वैल्यू बहुत छोटी है इसके मुकाबले, तो लगभग सेंटर पर ही है। तो दो लोब दोनों कोप्लेनर है, दोनों एक्स वाई प्लेन में ही है। हाँ सर, कोइंसाइडिंग है, जिनका सेंटर दोनों का एक ही है। बिल्कुल सर। इफ अ करंट आई इज पास्ड इन स्क्वायर लूप, आई किस में पास कर रहा है? बी वाले में, बी वाले में, है ना? पास कर दो सर। तो अब पूछा गया इसने म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है किसमें? दोनों लूप की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उसकी वैल्यू पूछी है तुमसे। क्या निकाल पाओगे? अप्रोच वही रहेगी सर। पहले क्या निकालेंगे? फाई टू। उसके बाद क्या निकाल दोगे? फाई टू इज इक्वल टू एम इंटू I1। ट्राई करो और जिसका हो जाए वो हैंड रेज करना। और केशव का नेट कनेक्ट क्या है केशव? चलो ठीक है, आवाज नहीं आई बहुत देर से उसकी। बाकी सब सुजल कहाँ है? आज लावण्या ने आई। लावण्या इसी बैच में है क्या? B1 में है? यस सर, B2 में हूँ। ठीक है। तनिका, तानिया, वंश भी आया हुआ है, आयुष भी आया हुआ है। ठीक है। आयुष तो सुबह भी मिला था मेरे को वाइवा में। आयुष वही वाला आयुष है ये? आयुष ठाकुर था। आयुष ठाकुर आया हुआ है? यस सर। ठीक है, करो। दो हैं आयुष ठाकुर? यस सर। चलो ठीक है भाई, जल्दी करो ट्राई। जिसका हो जाए हैंड रेस करना। सो मत जाना भाई, अप्रोच बिल्कुल सेम है। पहले क्या निकालोगे सर? फाई टू। फिर क्या निकालोगे? एम निकालेंगे सर, उसको इक्वल रख लेंगे। एम L1। जाग रहा हूँ भाई, मैं क्यों सोऊंगा? है भाई, मैं क्यों सोऊंगा? मेरे को एक बात बताओ। तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ? करो। तुम सो जाओगे ना? रिप्लाई नहीं दोगे जब तक मैं बोलूंगा नहीं किसी का हुआ है। करो, हंसो कम, जल्दी क्वेश्चन ट्राई करो अब फटाफट। पहला स्टेप बताओ मुझे, क्या किया सबने? सर फाई टू निकालना है। तो निकालो फाई टू क्या आया है? क्या है फाई टू? फॉर्मूला तो सर वही है, थीटा तो इसमें भी 0 है, तो फाई की जगह क्या लिख सकते हो? बी इंटू ए। तुम लिखते हुए डरते क्यों हो यार? नोटबुक लेके बैठे नहीं हो? नोटबुक लेके बैठते हो सब?
Yes, Yes, sir. तो Yes, sir. तुमको इतनी हिम्मत नहीं आती क्या हम B इंटू ए लिख दें नोटबुक में? सर लिख दिया है। तो लिखा है वो तो लिख दिया बोलो B की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, बोलो फिर मेरे को सर, B। B की ए की value जगह क्या लिखोगे? ए की जगह क्या लिखोगे? सर B A B स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंडरी बात कर रहे हो ना, तो सेकेंडरी की बात करो तो ए का स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा? बाहर वाले की वजह से या अंदर वाले की? बाहर वाले। तो बाहर वाला एक स्क्वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे बताओ? स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं सर? याद करो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में यही तो सीखा हुआ है। ये एक स्क्वायर है, देखो ये करंट इसमें आई जा रहा है, ये भी आई जा रहा है, ये भी I1, ये भी I1, ये भी I1। तो ये 4 वायर बिहेव नहीं कर रहा? 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर। दिख रही है स्क्वायर की चारों वायर? Yes, sir. ये लगभग सेंटर पर है। अभी कितना एंगल बना रहे होंगे इसके साथ? यही करते थे ना एक वायर का निकालने के लिए, नीचे से phi2 ऊपर से फॉर्मूला क्या लगता था बी का? यहाँ पर बी निकाल लेते हैं तो I upon 4 pi r sin theta 1 plus theta 2. 1 sin theta phi 1 plus sin theta phi 2. साइन थीटा फाई 2 दोनों चीजें लिखोगे, साइन फाई बोलो या साइन थीटा बोलो, ठीक है। Yes. म्यू नॉट आई की जगह I1 4 बाई आर। आर क्या होता है सर? कौन सा डिस्टेंस? कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। तो ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकता है कोई? b/2। सब कुछ तो पता है तुम्हें, सिर्फ थोड़ा सा सोचे नहीं। तो b/2, क्योंकि ये पूरा b है तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस b/2। phi1 की जगह क्या लिखूं बताना? ये कितना एंगल होगा अगर ये स्क्वायर है और ये बिल्कुल सेंटर है? तो कितने होंगे दोनों? 45। तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45। इसको लिख दो 2 sin 45। बिल्कुल। म्यू नॉट I1 4 पाई b/2। 2 को ऊपर ले जाऊं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir. साइन 45 प्लस साइन 45 को लिख सकता हूँ 2 साइन 45, और 2 साइन 45 कितना होता है? 2 बाई √2। क्लियर है? Yes, sir. डन है सर। ये हो गया इसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन सर अभी ये तो सिर्फ एक वायर की वजह से है, ये ऐसी कितनी वायर है? तो पहले सबकी क्या निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की? कैसे पता लगेगा? सबको ऐड करूंगा सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। अब 4 से ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं दोनों चारों को? डायरेक्शन करते हैं, पहले डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। तो इसकी वजह से ये जो फर्स्ट वायर मैंने ड्रॉ करी थी, इस पॉइंट सेंटर यहाँ है इसके लिए, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी या अंदर होगी? करके देखो। सर अंदर बाहर होगी। अच्छा, इधर थी ये वाली वायर, ये वाली सेकंड वाली वायर की वजह से बताना। अंदर की तरफ देखो ध्यान सर अंदर की साइड देखो, करंट की डायरेक्शन नीचे है भाई। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई हुई है जब, अगर ये मेरी वायर सुनो, ये वायर है, ये वायर है, तो इस पॉइंट पे हमेशा कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर। और इधर क्या होगी फिर? बाहर। इसका अपोजिट बाहर हो जाए। तो यहाँ इस वाली वायर की वजह से तो यहाँ कहाँ होगी? देखो बाहर ही है। अब इसका अपोजिट कर दिया बच्चों, वायर में करंट उल्टा कर दिया, तो ये दोनों चीजें भी अलग हो जाएंगी। जहां अंदर आएगा वहां क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगी। बाहर आ जाएगा। इसलिए ऐसे ही ऊपर वाले की वजह से भी क्या होगी? अंदर। पहले फिंगर्स घुमाओ फिर बात करना। मैंने ट्रिक्स बोल रहे। और नीचे वाले की वजह से बाहर की तरफ है। तो सारी की सारी ऐसे आ रही है बच्चे, बाहर आ रही है सारी की सारी बाहर। तो सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी किसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही? 4 से। क्लियर है क्या? तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई बच्चों? Yes, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। किसकी सर वैल्यू? ए ऑप्शन है। सुन तो लो, अभी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अभी लेकिन निकालना क्या है सर?
पहले तो मैग्नेटिक फील्ड से हमने सबसे पहले निकालना था फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालते हैं। आओ, फ्लक्स क्या होता है, φ2 इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि थीटा 0 है। बी की वैल्यू तो यही होगी सर 4, ये इसको सोल्व कर दो, 4 2 जा 8 2 जा 16 16 बाय रूट 2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहले तो ये बताओ, अभी आगे No, म्यूनो टाइम sir. तो लिख लूँ। अच्छा, ये 2 कोई बताएगा मेरे को कहाँ से आया था? b/2 से, याद है ना सबको ये बात? ये Yes, 2 sir. ऊपर लिखना है। चलो ठीक है, 16 बाय रूट 2 म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई b, ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एरिया कितना है? a square ए स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले का मैग्नेटिक एरिया ए है, तो ए का स्क्वायर। तो ये तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, दोबारा बोल दोगे? 16 बाय रूट 2 नॉट I1 4 पाई b। 4 pi. अब इसी को किससे, अब φ2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू m into I1 I1 हटा दो इसमें से सिर्फ, और तो कुछ नहीं हटाना। m निकाल लेंगे। Yes, sir. पक्का ना? P not a square. yes sir तो इसको सोल्व कर दो। Yes, बता दो क्या आ जाएगा yes इसको। sir I1 हटा दो। अब याद रख लो शॉर्टकट तरीका क्या है, φ2 m से φ2 से I निकालने के लिए I1 को बस हटा दो, बाकी सबका सेम। अब ध्यान से देखना, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 यानी रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो गया 2 इंटू 8, यही हो गया 16 ना। Yes, sir. sir Sir. इंटू में म्यू नॉट I1 a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई b I अपॉन रूट 2। आई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वेरी गुड, आई नहीं आएगा सर, क्योंकि m की वैल्यू निकाल रहे हो। अब क्या करें बताओ, कौन से कौन कट रहा है? Under root का. तो क्या आंसर, रूट 2 से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? u not upon 4 pi sir ये option ही है ऑप्शन ए। Option A. बहुत चांसेस है बच्चे, बहुत चांसेस हैं कि तुम 4 पाई को भी पहले ही काट दो, और हो सकता है मैं भी पहले यही करता हूँ कि 4 पहले पूरा सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आंसर मैच करता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई तुम्हें दिख रहा है तो उसको सोल्व ही मत करो। मेरी अप्रोच ज्यादातर ये रहती है कि मैं पहले पूरा सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद उसको आंसर से मैच करने की कोशिश करता हूँ। बट असली अप्रोच क्या रहती है, अप्रोच यही रह सकती है तुम्हारी, 2 तरीके की अप्रोच रह सकती है बच्चे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आंसर को मैच करने के चक्कर में ना गलत कैलकुलेशन कर देते हैं। तो पहले कैलकुलेशन अगर सोल्व कर लोगे फिर मैच कर लो, वो भी सही है। कोई बच्चा क्या करता, यहीं से 2 को 4 से काट देता या 4 को 4 से काट देता, तो उसको आंसर मैच करने के लिए लास्ट में 4 से और 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। अगर वो ऐसा ना करता ना तो उसका आंसर बिल्कुल सेम, पता है कैसा आता, इसकी तरह आता, बस नीचे क्या आना होता उसके 4 pi. 4 पाई की जगह होता है 2 पाई। 2 pi. 2 पाई होता है या सिर्फ पाई होता, और वो गलती से ये टिक कराता, लेकिन ये ऑप्शन क्या होता गलत, क्योंकि तुम्हारे नीचे ये 4 पाई ना होता। उसके लिए तुम्हें 4 और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो तुम कर लेते अगर तुम्हारे को जरूरत पड़ती तो, लेकिन फिलहाल मैंने वैसा अभी अप्रोच नहीं लगाई है। मैंने क्या किया, मैंने 4 पाई को सोल्व ही नहीं किया, क्योंकि नीचे मेरे को डिनोमिनेटर दिख रहा था ना 4 पाई, इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया। तो 4 पाई को 4 पाई लिखा, लास्ट में सब कुछ सोल्व कर दिया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अप्रोच में थोड़ा सा भी चेंज आया क्या अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है? एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जिसकी अप्रोच में चेंज आया है? नो सर नहीं आया ना सर। तो मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सब में सेम अप्रोच रहेगी। क्या सर, पहले क्या निकालेंगे? सर हम पाई निकालेंगे, φ2 निकालेंगे। अप्रोच में लिख देता हूँ, पहले क्या निकालेंगे सर? φ2। उसके बाद क्या निकालेंगे? M. m निकालने के लिए φ2 से क्या करना पड़ेगा, बस i को डिवाइड। चले, बस ये अलग अलग मेथड का यूज होगा इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड φ2 निकालने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि φ2 क्या होता है, b इंटू ए, थीटा अगर 0 है तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो b इंटू ए, तो b सबका अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसमें स्क्वायर की वजह से निकाला, पिछले वाले में हमने सर्कल की वजह से निकाला, सर्कल इसी में सोलेनोइड की वजह से निकाल देंगे।
तो b सबका चेंज हो जाएगा तो फाई सबका चेंज हो जाता है, इसलिए आंसर अलग आता है। बट वैल्यू सबकी क्या रहती है, मतलब जो फॉर्मूला या अप्रोच रहती है जो सबका, वो क्या रहेगा, बिल्कुल और बिल्कुल सेम। Same. तो यहां तक हमारा था म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ यहाँ। No, sir. पक्का? नो सर। चैप्टर हमारा खत्म हो गया, हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, एसी जनरेटर। कौन सा? एसी जनरेटर। जो मैं अभी टाइम तो नहीं होगा हमारे पास, जो हम कर लेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे ना अभी हम अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसी में हम क्या पढ़ लेंगे सर, एसी Generator. क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. नींव रख ही देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ, एसी जनरेटर में तुम कर चुके हो सब, मैम आप थोड़ा सा वर्किंग पार्ट उसका कम करेंगे, हम एनिमेशन दिखाएंगे उसकी। पर यहाँ पर देखो, तुमने खुद नहीं किया था बच्चों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या ईएमएफ है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण बनती है ना। यस सर। Yes, और sir. चेंज इन फ्लक्स 3 तरीके से, कैसे कैसे? पहले तो B से E से या tangent theta. A बी से, थीटा से और ए से। ये थीटा वाला Magnetic area और कंसेप्ट theta. किसमें यूज होता है? जनरेटर। जैसे सर तुम्हें पता है ई का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस डी फाइव बाई DT. डी। अच्छा, अगर ई थीटा चेंज हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी टी ऑफ पी ए। Cos theta. तो यहाँ पर अब इसका डिफरेंशिएशन करो, बी ए बाहर आ जाएगा, ये कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? Minus sin theta. अब या तो ऐसे कर लो, अब क्योंकि जनरेटर की जो माइक ऑफ करो, जनरेटर की थीटा, जनरेटर के लिए जब कोयल होती है एक, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होती है, वो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। उसकी जो वो एंगुलर स्पीड होती है वो होती है ओमेगा, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, ओमेगा होती है। तो थीटा को ओमेगा में चेंज कर दो। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा की फॉर्म में पड़ा हुआ है, हमने बताया है बहुत बार। Omega. Omega square. इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा टी। यस सर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा Omega. तो थीटा की जगह ओमेगा लिख दो। देन बी ए कांस्टेंट है, तो बी ए को बाहर लिख दिया। डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Minus ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। Omega. ओमेगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, ओमेगा को आगे ले आओ तो क्या बन जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ईएमएफ का। क्लियर है ना सबको, ये हमने किया था, याद हो तो सबको, Yes, sir. बताया था। Yes. तो अब देखो, अगर 1 टन के लिए इतना है तो n टन के लिए क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा एन से मल्टीप्लाई। कोस ओमेगा टी। अब n भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, अगर एंगुलर स्पीड भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट रख देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ ई नोट। Not. तो ये क्या बन गया, तो यहाँ पे साइन साइन आएगा, कोई बात नहीं, ई नोट साइन Omega t. ओमेगा टी। ओमेगा टी। अब ये ई नोट तुमको एलआर सर्किट में भी बताया हुआ है, ई नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसी वैल्यू, एलआर सर्किट में बताया था। हाँ सही बोल रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आई इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टू करते थे, वहां पर आई नोट क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यस है ना। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ई नोट का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है क्या है, एन इन बी इंटू ए इंटू ई नोट। किसकी जगह लिखा है मैंने, बताओ। NBA ओमेगा। एन ओमेगा। फिलहाल ये हम बताना चाहता हूँ कि मैं, कि जनरेटर के केस में ये डेरिवेशन ये वाला है पार्ट जो हम कर चुके हैं पहले ही। फॉर्मूला क्या आया है हमारे पास लास्ट में, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब तुम देखो, अभी तक हम डीसी वोल्टेज पढ़ते आए हैं, डीसी वोल्टेज क्या होती है, 5 वोल्ट होगी, 6 वोल्ट होगी,
फिक्स वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो ईएमएफ है देखो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन। और साइन की वेव कैसे बनती है, ऐसे ही तो बनती है ना। Yes, sir. तो देखो अगर ये ई है टाइम के रिस्पेक्ट में ईएमएफ, तो हर पॉइंट पर इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है या नहीं हो रही, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। Yes, sir. तो ये जो अल्टरनेट पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, पहले पॉजिटिव है उसके बाद क्या आ रही है, नेगेटिव, फिर आगे चलूंगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो हर अल्टरनेट पर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है और मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहा है। ऐसे करंट को क्या बोलता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट, और ऐसी वोल्टेज को क्या बोलता हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये जो डिवाइस है ये जनरेट कर रही है ऐसा ईएमएफ जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है, अल्टरनेट टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस डिवाइस ने ऐसी ईएमएफ जनरेट करी जो टाइम के साथ वेरी हो रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वो डिवाइस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट करे या अल्टरनेटिंग करंट को बनाए उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी एसी जनरेटर। समझ में? इसमें होता कुछ भी नहीं है, एक कोयल होती है हमारे पास, एक कोयल होगी, वो क्या होगी सर, मूव होगी, किसकी प्रेजेंट में सर, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक स्क्रीन दिख रही होगी सबको, दिख रही है क्या? नहीं No, sir. अब दिख रही होगी, खत्म ही कर देते हैं इसको। अब दिख रही है, No, sir. देखो No, sir. No, sir. तो दिख रही है। Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा होगा सबको, ये दिख रहा है सबको मैग्नेट। Yes, 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 sir. sir. अभी ये Yes, रेस्ट पर है, देखो रेस्ट पर है। ये एक कोयल दिख रही है तुम्हें, दिख Yes, रही है ये sir. कोयल, ये Yes, कोयल sir. Yes, sir. पड़ी है, दोनों साइड इसके क्या लगा हुआ है, मैग्नेट, यानी क्या है, मैग्नेटिक Magnetic फील्ड। field. अब ये मैग्नेटिक फील्ड कोयल को रोटेट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले इसमें से जा रही थी उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो पहले से ज्यादा जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। करंट इस कोयल में क्या बनेगा, जिसके कारण इस कोयल में क्या पैदा होगा, पैदा होगा तो क्या बनेगा, करंट। ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, इस sir. सर्किट को मैंने Yes, sir. कनेक्ट कर दिया एक बल्ब Yes, से। sir. किससे कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब से। तो अगर इस कोयल में करंट आएगा तो ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। क्लियर है ना। तो इसमें Yes, sir. बहुत ध्यान से, इसमें एक पंखा है पीछे, वो पंखा से, उस पंखे से ये रोड घूम रही है, ये कोयल देखो घूम रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे ये घूम रही है Yes, sir. इसके अंदर, अब कैसे पता चल रहा है सर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है, मैग्नेट से जो निकल Yes, रही है, sir. कभी Yes. ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी Yes. ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके कारण इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो करंट बन रहा है, करंट के कारण बल्ब क्या होगा, ग्लो। Glow. अभी करंट, अभी बल्ब तुम्हें दिख नहीं रहा ग्लो होता हुआ, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं तो देखो दिख रहा है अब? Yes, sir. Yes, sir. देखो कुछ चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे करंट कम कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ कम कर, मतलब कोयल की रोटेशन कम हो रही है, वैसे वैसे बल्ब का जो झपझप हो रही है बल्ब की वो कम हो रही है। देखो पहले आराम से, Yes, sir. अब धीरे धीरे देखो बल्ब की झपझप ज्यादा हो रही है, और ज्यादा हो रही है। ये झपझप क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है। कैसा है ये करंट, अल्टरनेटिंग। बट एक बात है, तुम भी तो अल्टरनेटिंग यूज कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं दिखता। पर मैग्नेटिक लाइन बना तो वो भी ऐसे ही हुआ करंट, पर अभी यहाँ तक Persistence of vision की वजह से. इसके कारण बच्चे, Persistence of vision. हाँ बिल्कुल। ये देखो अभी मैं बताता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ Yes, पर sir. ये जो है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चे, जनरेशन हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की। किसकी जनरेशन हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट की। अब अल्टरनेटिंग करंट की जो जनरेशन हो रही है बच्चे, वो ये जो झपझप हो रही है बल्ब की, ये एक्चुअल में किस वजह से हो रही थी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है सर, है ना। अब अल्टरनेटिंग करंट अगर बन रहा है, हमारे घर भी तो यही आता है सर। हमारे घर जो जनरेशन होती है वो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, किसी को पता है? 50 हर्ट्ज।
देखो ये एक साइकिल होती है, यही होती है ना एक साइकिल, देखो Yes, sir. ये एक Yes, साइकिल sir. होती है। तो ये पूरी एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव गया, साइन वाला ग्राफ था, और एक बार नेगेटिव गया, तो 2 बार डायरेक्शन रिवर्स हुई या नहीं हुई, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, Yes, sir. एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 2 बार झप किया होगा। ऐसी दूसरी साइकिल में फिर से कितनी बार किया होगा, 2 बार। 2 बार। ऐसी कितनी साइकिल है, 50 है, यानी 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स। तो कितनी बार झप किया होगा एक सेकंड में, 50 बार 100 बार। एक बारी में 2 बार हो रहा है, 55 साइकिल 100 बार। 100 बार तो ये मुझे ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन अगर तुम मोबाइल के कैमरे से अगर ट्यूबलाइट को देखोगे तो किसी ने देखा होगा तो वो झपझप करती है हल्की सी। Yes, sir. मोबाइल के कैमरे से जब ट्यूबलाइट को देखोगे ना तो Yes, ऐसे तो वो यही होता है एक्चुअल में, फ्लिकरिंग ऑफ ट्यूबलाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, Flickering of एसी की वजह से। क्लियर है, तो वो हम नहीं देख पा रहे ऐसे। पर किसी को डाउट है ये कैसा करंट है बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये किसके कारण चेंज हुआ सर, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ वो कोयल के रोटेशन के कारण। तो थीटा वाला फैक्टर था यहाँ पर। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ये बड़ा अच्छी चीज है बच्चे। ये झपझप का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है झपझप का मतलब, ये जो ट्यूब है या जो बल्ब है ये ग्लो करते कब है, जनरेशन ऑफ हीट के कारण। किसके कारण, इनका जो फिलामेंट है, अगर मैं नॉर्मल बल्ब की बात करूं उसके अंदर जो फिलामेंट है वो क्या होता है सर, हीट होता है, तभी तो बल्ब ग्लो करता है। तो वो हीट हो रहा है, Yes. थोड़े टाइम बाद कूल हो रहा है, फिर वो हीट हो रहा है, फिर वो कूल हो रहा है, फिर वो हीट हो रहा है, फिर वो कूल हो रहा है। ओवर हीटनेस नहीं हो रही, ओवर कूलनेस नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? हाँ, जब भी होती है। समझ में आ रही है? क्या नाम है, केशव का क्वेश्चन था क्या ये? हाँ Yes, sir. ठीक है। तो ओवर हीटनेस और ओवर कूलनेस का तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं। ओवर हीटनेस का फर्क पड़ता है, एकदम से ज्यादा हीट हो जाए तब खराब हो जाएगा बल्ब। लेकिन ऐसा अभी हो ही नहीं रहा क्योंकि हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज। जहां पर यूएसए में शायद कनाडा वाली साइड और यूएसए में भी और कनाडा वाली साइड 60 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज। तो वहां पर एक सेकंड में कितना हो जाएगा जब 120. समझ में अच्छे चलेगा ये। ठीक है, डीसी के मुकाबले एसी ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो वो तो कर तो दिया था याद, हाँ तुम्हें जो बच्चे भाग गए थे उनके लिए, राइट? Yes, sir. सही बात कर रहे, कोई बात नहीं, हम इसको क्या नाम है एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। भाई जो बच्चे भाग गए थे, हमने वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था लेकिन हमने सोल्व कर दिया था। Yes, ये sir. बच्चों ने मेरे से मुंह से उगलवा ही लिया था वो क्वेश्चन, तो वो सोल्व हो चुका था। ठीक है, तो वैसे मैंने को नोट्स में मेंशन कर रखा है, अगर किसी ने देखा हो तो, ध्यान दिया हो तो जलवा है Yes, sir. हाँ Yes. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल कैमरा का ऐसा ही रहता है। फ्रेम बोलो, फ्रेम का होता है, फ्रेम कैच हो जाता है उसमें। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही करेंगे। डीसी के मुकाबले एसी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि एसी को हम ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकते हैं। एसी में एक सुविधा होती है कि हम वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं ट्रांसफर करते टाइम और बढ़ा भी सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर की वजह से। किसकी वजह से, Transformer. तुमने पढ़ा होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी सर। तो ये ट्रांसफर होते हैं जब बहुत दूर तक हमको ट्रांसफर करना है तो डीसी काम नहीं करता। कौन काम करेगा बढ़िया से, एसी। तो एसी को हम यूज करते हैं। तुम्हारी पावर ट्रांसफॉर्म दूर से, इतनी दूर से आती है पावर प्लांट से यहाँ तक, तो वो एसी की वजह से आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट अच्छे से ट्रांसफर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, मिलते हैं एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, आज अब ये चैप्टर एसी का भी पूरा ही हो गया। अब अगले बार हम पूरा अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे अच्छे से, नेक्स्ट चैप्टर। होमवर्क करके आना याद से, ठीक है? ओके बच्चे, और वो इंटीग्रेशन करना मेरे को। चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय। बाय बाय। हाँ हैरी बोलो। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हैरी बोलो। हैरी कुछ कह रहे हो क्या? नेक्स्ट टाइम पूछ रहे हैं।